हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। रूल्स जो है वो ग्लोबल एंगेजमेंट के वो तेजी से चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है कि जो स्टेट्स के आपस में एंगेजमेंट के जो रूल्स हैं वो भी हमें तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने का जो विजिट था बीजिंग में, वो हिस्टोरिक था। यानी ये फर्स्ट विजिट था किसी भी कैनेडियन लीडर का आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड, यानी कुछ 10 साल के बाद ये विजिट हुआ था। और ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना और कनाडा जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट था। अब ऑफिशियल तो ये कहते हैं कि ये बायलैटरल जो टाइज हैं उसका रीसेट है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसमें आइडियोलॉजी और शेयर्ड वैल्यू की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसमें बात हो रही है हार्ड हेडेड जो रियलिज्म है और शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। उसकी बेसिस के ऊपर दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ बायलैटरल रिलेशन में बहुत अरसे के बाद वापस आई हैं। अब ये विजिट सिर्फ एक आपको एक सिंपल वैक्यूम में नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोटेक्शनिज्म का जो राइज है ट्रम्प गवर्नमेंट का यूएस के अंदर, और ट्रेड वॉर्स हमने देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह से इस तरह डिसीजंस ले रहा है यूएस, जिसमें कहीं पे भी हमें स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है उसके रिलेशनशिप पे विद अदर स्टेट्स। उससे क्या हुआ है कि जो बाकी के मुल्क हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि अब वो इस अनस्टेबल जो सिचुएशन है उससे निकल कर एक ऐसे स्टेबल रिलेशनशिप में आए जहां पर उनको वो सिक्योरिटी हो उनके रिलेशन की। अब अगर हम इनके स्पेशली कनाडा और चाइना के रिलेशन को देखते हैं तो इनका रिलेशन जो है ना बड़ा स्ट्रेन रहा है हमेशा पास में। उसकी रीजन ये है कि कनाडा बीइंग एक हमेशा से एलाई रहा है अमेरिका का, और साथ ही नेबरहुड में भी रहा है। तो उसके कहने पे मैंग वेंगजू जो थे वो सीनियर हवावे एग्जेक्टिव, उनको अरेस्ट किया यूएस के कहने पे कनाडा ने, और इसी तरह पे 2 कैनेडियन सिटीजन को डिपोर्ट किया चाइना ने भी। तो ये दोनों की तरफ से ना ये चलता रहा, फिर ट्रेड फ्रोज भी हुई, फिर उसके बाद एक दूसरे पे एलिगेशंस भी लगी। तो ये बहुत अरसे से ये चल रहा था। रीजन बीइंग कि एक वॉर थी आइडियोलॉजी भी, आइडियोलॉजिकली भी, और रिलेटेड टू दैट स्ट्रेटजी एज वेल। लेकिन अभी हम देखते हैं कि नहीं, अभी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। जैसे कनाडा जो है वो आपका जिसको जो सिमिलर पैटर्न रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें से वो निकल रहा है। यानी वो जो बैंड वैगनिंग करता रहा यूएस के साथ, बीइंग एन एलाई, और डिपेंडेंट था वो अमेरिका पे बहुत ज्यादा, वो उससे बाहर आकर वो चाह रहा है कि मैं किसी और स्टेट के साथ एक बेहतर कंफर्टेबल रिलेशन में जाऊं, चाहे उसके साथ मेरी आइडियोलॉजी मेरी मैच नहीं करती, लेकिन अगर मेरी स्टेट इंटरेस्ट, वही अगेन रियलिज्म की बात है कि वो स्टेट इंटरेस्ट अगर मेरा अचीव हो रहा है तो देर इज नो हार्म। अब काने का जो विजिट है ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन उसकी बात करता है कनाडा के अंदर। नहीं, हम ये देखते हैं कि देखें कनाडा जो है ऑल्दो कि वो डीपली इंटीग्रेटेड रहा है अमेरिका के साथ, उसकी नियरली 70 to 75% उसकी ट्रेड जो है वो उसकी अमेरिका में जाती रही है। फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही मिस्टर ट्रम्प की गवर्नमेंट आई तो ट्रम्प ने टैरिफ ना सिर्फ अपने ये कि अपने उन पे लगा दिए राइवल स्टेट्स के ऊपर, बल्कि साथ ही उन्होंने अपने एलाइज पे लगा दी। तो वो चाहे वो कनाडा है या वो इंडिया है या वो चाइना है, सब ने वो फेस किए वो सारे टैरिफ। अब इसका रिजल्ट सामने क्या आया? अब इसका रिजल्ट सामने ये आया है कि ये जो कनाडा और चाइना का ये जो कन्वर्जेंस है बायलैटरल रिलेशन का, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फ्रेमवर्क पे बेस करता है। यानी इसमें टैरिफ रिलीफ की बात की है, और कनाडा ने कहा है कि चाइना की जो ईवीएस जो है उनके 100% टैरिफ हम उस पर रिड्यूस करेंगे, और 49,000 व्हीकल पर ईयर की बात की है उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना ने भी फिर अग्री किया कि कैनेडियन जो कनोला सीड्स हैं वो 85% जो उसके ऊपर टैरिफ था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी ये बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें। साथ ही जब एनर्जी की बात की जा रही है, क्लीन टेक कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, तो इसमें भी उन्होंने एनर्जी पे एमओयू साइन किए हैं। फिर इस तरह जो ब्रॉडर ट्रेड टाइज हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर और ऑटो से बाहर निकल के उन्होंने बात की है, फाइनेंस की, वुड प्रोडक्शन की बात की है, कल्चरल एक्सचेंज की बात की है, जो कि बड़ा सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फूड सेफ्टी की बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें इस तरह से नजर आती हैं कि देखिए ये कोई फुल पार्टनरशिप या कोई पॉलिटिकल अलायंस तो नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जरूर है जो इन दोनों स्टेट्स की नजर आ रही है। अभी जो स्ट्रेटेजिक जो इनके अलाइनमेंट है और जिस उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कनाडा उस बात करना चाह रहा है, जिसके आपने देखा कि पीएम की जो स्पीच थी चाइना के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि आईआर के पर्सपेक्टिव में जो जो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स का जो चेंज होता है, इसको हम कहते हैं कि
एक क्लियर एग्जांपल होती है स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। स्ट्रक्चरल रियलिज्म ये कहता है कि देखिए स्टेट्स जो है ना वो हमेशा आउट ऑफ कंसर्न ऑफ देयर पावर और सर्वाइवल काम करती हैं। उनको या तो रिलेटिव पावर चाहिए होती है या उनको सर्वाइवल अपना चाहिए होता है। और ग्लोबल सिस्टम जितना ज़्यादा अनसर्टन होगा उतना ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करने के लिए वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करेंगे और उसके लिए वो डोमिनेट पावर्स से हटकर वो फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप पे जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि बस वो पार्टनरशिप जिसके अंदर उनको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल जाए लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ना हो। अब कनाडा अगर इसको देखें तो उसकी ओवर डिपेंडेंसी जितनी भी रही है सिंगल हेजमॉन के ऊपर, यूएस के ऊपर, उसने उसको उतना ज़्यादा वल्नरेबल बनाया है। और चाइना अगर आपने आपको प्रेजेंट करता है एक काउंटर वेट जहाँ पे वो म्यूचुअल इकोनॉमिक गेन की बात करता है, विन विन सिचुएशन की बात करता है, ऑल्दो कि इसमें शेयर्ड वैल्यूज नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन कॉपरेशन जरूर है। तो ये कॉपरेशन जो है ना इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, ये स्टेट एंड ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों स्टेट्स हैं जो इनकी रिकैलिब्रेशन हुई है विदाउट एनी फॉर्मल मिलिट्री अलाइनमेंट, ये बेसिकली जो रियलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। आप इसको एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी के तौर पे भी कोट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अभी ही क्यों हो रहा है, यानी ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे इन्होंने अभी ये रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की। तो यूएस का जो प्रेशर है वो एज अ कैटलिस्ट हम इसे कहेंगे, वो उसने रोल प्ले किया है। वो किस तरह से कि ये जो शिफ्ट जो जब हुई है इस तरह से इंटरनेशनली, आप और आपने साथ ही साथ ये भी देखा कि वो टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा था अपने एलाइज पे और कॉम्पिटिटर्स दोनों पे, तो उस पर बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ सबके ऊपर। अब कनाडा की जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने एल्यूमिनियम, स्टील, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा ये फेस किया इसका रिएक्शन। उसके बाद सप्लाई चेन इनकी बहुत डिस्टर्ब हुई और कनाडा ने ना एक्सपोर्ट मार्केट्स में और ऑप्शंस को देखना शुरू कर दिया। इसी तरह चाइना जो है वो भी अपने रिटेलिएट करा था अपने टैरिफ्स के साथ, और पर्टिकुलरली जो उसको लगा कि जहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारा गेन हो सकता तो वहाँ पर फिर दोनों स्टेट्स ने आपस में बेहतर रिलेशन डेवलप करने की बात की। यानी प्रैग्मेटिज्म जो था ना ये इसका ड्राइविंग पॉलिसी रही है। और इसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वो इसका इम्पॉर्टेंट इम्पेरेटिव है इनके रिलेशन का। और अब हम इसको ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड में भी देखते हैं तो देखें जितनी भी सुपर पावर्स होती है ना, अगर वो यूनिलैटरल इकोनॉमिक कोहेजन की तरफ जाती हैं तो फिर जो उनकी मिडिल पावर्स जो उनके साथ चल रही होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ती चली जाती हैं। और वही आपने देखा कि अमेरिका बीइंग अ मेजर पावर, उसने किस तरह से जब अपने उसके ऊपर टैरिफ लगाए अपने एलाइज के ऊपर भी और अपने कंपिटिटर्स के ऊपर भी, तो उस एक तरह से उसने पुश किया दोनों को कि आप एक दूसरे के साथ कॉपरेशन और बायलैटरल रिलेशंस में आए। और आपने इसकी दूसरी एग्जांपल देखी है कि भी जो रिसेंट जर्मन लीडरशिप का जो विजिट इंडिया के अंदर है वो भी इसी की एक एग्जांपल है। अब दोनों की जो एंगेजमेंट है उससे क्या होगा, ये बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पार्टनरशिप है दोनों की। इसके अंदर ये कॉपरेशन बहुत सारे एरियाज में करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो एलाइज के ऊपर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका और उसके जितने भी ट्रीटी पार्टनर्स हैं उनके लिए सिग्नल है कि एलाइज जो है ना वो सोली वो सिक्योरिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में देखेंगे कनाडा और अमेरिका साथ साथ हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिक गारंटीज भी चाहिए, उनको ट्रेड की सेफ्टी भी चाहिए, वो उनके स्टेट इंटरेस्ट में शामिल है। तो और ये भी एक चीज़ सामने आती है कि जो मिडिल पावर्स हैं वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को ना रीशेप करती रहती हैं ताकि उनकी जो ऑटोनॉमी भी रहे और उनकी डिपेंडेंसी किसी एक सुपर पावर पे भी ना रहे, और वो अपना उनका स्टेट का इंटरेस्ट भी अचीव होता रहे, जिस तरह आप कनाडा को देख रहे हैं। और साथ ही ये एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर की भी आती है। अगर हम चाइना के उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि चाइना जो है ना वो उसका एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है अगेंस्ट यूएस, और वो उसने सपोर्ट प्रोवाइड की है उन सारी मिडिल पावर्स को जहां जिसको टैरिफ लगा है फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पर एक मेजर पावर जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है बैलेंसिंग स्ट्रेटजी या बैलेंस ऑफ पावर अगेंस्ट द यूएस। अब अगर कनाडा के इस रिलेशन को इस नया जो एरा ऑफ डेवलपमेंट है चाइना के साथ, उसको अगर हम ये देखें तो ये कहना आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रियल पॉलिटिक के एक एग्जांपल है। और ये जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी इंटरनेशनल उसमें इंटरनेशनल एरा में, उतना ज़्यादा पे स्टेट्स जो है वो बार बार अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीशेप करेंगी और वो अपने इकोनॉमिक पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेंगी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ टर्म्स डेवलप कर सकती हैं।
और जितनी अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है इस रीजन, इस टाइम पीरियड के अंदर, स्पेशली ट्रम्प की जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ट्रांसैक्शनल उसकी फॉरेन पॉलिसी है, और जो जिस तरह से वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है अपने एलाइज को भी, और जिस तरह से वो अपनी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स ओन इन्फ्लुएंस उसकी बात अमेरिका कर रहा है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड का इशू है, वेनेजुएला का में जो जो हुआ, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई, और इससे हमें एक नेटो में भी फ्रेगमेंटेशन नज़र आ रही है। हमें इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हमें इसको अमेरिका के इस सारे एक्शन को कंडेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना वो एक हेजमान का रोल प्ले कर रहा है इस वक्त, और ये वो हेजमान है जो अपने एलाइज की भी नहीं सुन रहा है, और जो बाद में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि वो सारे एलाइज जो पहले कभी रिलाई करते थे अमेरिका के ऊपर, अब वो दूसरी ऑप्शंस देखना शुरू कर दी उन्होंने, चाहे वो जर्मन लीडरशिप का इंडिया में विजिट है, चाहे वो कैनेडियन लीडरशिप का चाइना में विजिट है, तो वो अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं, और ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अगर लॉन्ग टर्म में जाती है तो फिर ये स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनरशिप में भी डेवलप हो सकती है। इसमें आइडियोलॉजी और मॉरल वैल्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह हम रियलिज्म में भी देखते हैं कि इट्स ऑलवेज अबाउट स्टेट एंड ट्रस्ट, और इसमें मॉरल वैल्यूज़ या इसमें आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत कम होती है। स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट को देख रही होती हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट अचीव कर रहा होता है वहाँ पे उनको वो रिलेशन डेवलप करती हैं। तो अमेरिका के लिए लॉन्ग रन में उसके यही जो एक्शंस हैं उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।